कि हम लोग सबसे पहले आज आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर आया हुआ था पिछले साल का, उसके अंदर के कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने वाले। एक शिफ्ट के एक ही पेपर का, डेट्स मुझे ध्यान में नहीं है कौन सी डेट्स का पेपर है, लेकिन एक ही दिन का एक शिफ्ट का पेपर है पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी बैंक एसएससी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं, ओनली बोर्ड की वेबसाइट है, मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर एग्जाम के कुछ टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं, तो उनको जरूर से आप ट्राई कीजिएगा। तो इस क्लास से आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान मत देना ज़्यादा कुछ, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करूँगा, सॉल्यूशन पे ध्यान देना बस। आप लोगों को बस ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि हाँ भाई एग्जाम में ऐसा आता है, एक माइंड मेकअप बनाना है कि भाई हाँ ऐसा पढ़ना है, ऐसा एग्जाम में आता है, इन सारे क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि यह 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक प्राप्त होते, मूलधन ज्ञात कीजिएगा। अब आप लोगों को बोल रहा है कि 6 वर्षों के लिए आप लोगों को राशि को निवेश किया गया, कोई भी मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, उसको 6 ईयर के लिए 3% रेट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, तो उसके अंदर 900 रुपीज़ का हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। तो अब ये 900 रुपीज़ में अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया गया है, तो ये 900 रुपीज़ क्या है, किस वजह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया? जो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट आया वो इस 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट की वजह से तो आया। और सिंपल इंटरेस्ट में एक साल के अंदर 10% रेट, 10% अगर इंटरेस्ट लगता है, 2 साल में 20% सिंपल लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कंपाउंड ही चलता है, ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल का उतना ही % इंटरेस्ट रहता है। अब यहाँ 3% है, ठीक है, 3% अधिक दर है। अब 6 साल के लिए कितना अधिक ब्याज मिलना चाहिए? 6 साल में 18% अधिक ब्याज मिलना चाहिए। तो यही 18% की वैल्यू मुझे 900 दे रखी कि नहीं दे रखी है बताओ? सिंपल सा सोचना है कि 900 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिला, किस वजह से मिला? इस 3% की रेट की वजह से मिला। और कितने साल तक चलिए 3% रेट? 6 वर्षों तक। तो वही 18% की वैल्यू 900 है। हमें किसकी निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालो। 100% की वैल्यू निकालोगे तो 900 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। 18×5 90, तो 5000 आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चक्कर और आता है, आरआरबी में पिछली बार इस तरीके से आया था, जैसे आंसर हमारा डी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन पेपर होता है, फटाफट डी को टिक कर देंगे, वहीं पे गलती हो जाती है हम लोगों से। ये पता नहीं क्यों किया, इसका लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये किया हुआ एग्जामिनर ने, तो हमें इसको सीखना जरूरी है कि ये 5000 रुपये हमारा डी ऑप्शन आया, तो डी ऑप्शन में आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ए डी के लिखा हुआ है। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली एक इसी तरीके से देना चाहिए था, आगे हो सकता है सिंपल भी दे दे, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप लोग कर लीजिएगा, पेपर में एज इट इज ऐसा का ऐसा आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो भाई, अब देखना, देखो ये फिर से CISI का ही क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास में। क्वेश्चन बोल रहा है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली आप लोगों का कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 80,000 रुपीज़ है, 20% आपकी रेट है और 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट होता है, देखो इसके बेसिक्स में जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग क्वेश्चन का वो देख लेंगे भाई कहाँ तक कितना लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। तो 2 वर्ष के अंदर 20% वार्षिक दर है, ठीक है। तो हम लोग जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है कोई भी इंटरेस्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग रेट को तो आधा करते हैं, तो रेट कितनी हो जाएगी, 20 का आधा कर दो 10% हो जाएगी। और टाइम को क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो टाइम जो 2 था उसको मल्टीप्लाई बाई 2, 4 साल हो जाएगा। तो हमें बेसिकली 10% के हिसाब से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है और उसके बाद में हो जाएगा। अब अगर फॉर्मूले वगैरह से जाओगे तो आपका बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी और बड़ी मुश्किल से मतलब पावर में चली जाएंगी चीज़ें, और वहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप सीधा सीधा एक चीज़ याद रखा करो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ना सेम रेशियो में राशि बढ़ती है। यानी कि मान लो पहले 10% है, 10% को फ्रैक्शन के अंदर 1/10 लिख दूंगा मैं। तो अगर 10 मूलधन है तो 1 रुपया उसके ऊपर क्या मिला, ब्याज मिला। तो यानी कि पहले राशि 10 रुपए थी तो अब कितनी हो गई, 11 हो गई। तो राशि किस रेशियो में बढ़ गई, 11/10 के रेशियो में बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, 11/10 के रेशियो में बढ़ गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रूल होता है कि हर साल राशि सेम रेशियो में बढ़ती है, कि इस बार 10/11 में बढ़ी तो अगली बार भी 10/11 में बढ़ेगी, उससे अगली बार भी 10/11 में बढ़ेगी। तो कितने साल तक बढ़ेगी ये राशि 11/10 के अंदर 10% के हिसाब से? 4 साल तक बढ़ेगी। तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला नहीं था, इसके बाद का है क्वेश्चन, तो 80,000 का निकालना था, तो 80,000। अब देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ, देखो ये 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गए, अब इसको मल्टीप्लाई करते रहो, इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर ध्यान दिया मैंने,
तो यूनिट डिजिट में इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1 ही आएगी। 11 11 को मल्टीप्लाई किया 121 को, इधर 121 हो गया, 120 और 120, फिर से लास्ट डिजिट 1 ही आएगा। और लास्ट डिजिट 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या बनेगी, 8 ही बनेगी। तो लास्ट डिजिट बाई फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 8 है, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। अगर हमारे पास 2 बार 8 8 होता है या 3 बार होता, कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते तो हम कैलकुलेट कर लेते इसको पूरा, लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया था, वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। इस मल्टीप्लाई को करोगे तो एक मतलब 30-40 सेकंड तो लग ही जाएंगे, अगर जल्दी जल्दी करोगे तो भी, तो ये टाइम वेस्ट होगा। तो यूनिट डिजिट से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि यह वस्तु 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 10% के लाभ में बेच रहा है। मूलधन कितना है भाई, 1200 रुपए है। मूलधन नहीं, जिसमें क्रय मूल्य जो आपका कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 1200 रुपीज है। इसको अब 1380 रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, तो आपका बेनिफिट कितना हो गया, 180 रुपए हो गया, प्रॉफिट 180 रुपए हो गया। और कितने पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे या फिर जो कॉस्ट प्राइस होते हैं उसी पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1200 पे इसको कैलकुलेट किया, परसेंटेज इतना करने की भी जरूरत नहीं, सीधा ही पता है कि भाई 120 आपका 10% होता है, 180 15% होता है, तो 15% हो गया, 15% हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10% हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना है, 15% है, तो कितने का इंक्रीज हो गया, 5% का इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए देखो किसमें, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एक्चुअली में आंसर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंक के योग के 7 गुना हो जाती है। यह 2 अंकों की संख्या क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे 21 होता है, इसमें पहला अक्षर है 2 और दूसरा अक्षर है 1, तो 21 की फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनाए, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है 2 नंबर, तो 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाई 2, और 1 यूनिट डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना, तो यूनिट 1 ही है, तो कितना बना 21 बना। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 37 लूँ तो कैसे बनेगा, ये यूनिट डिजिट को 10 मल्टीप्लाई बाई 3 किया और प्लस फिर क्या किया 7 किया, तब जाके ये क्या बना है 37 बना है। अब इसको हम लोगों को अगर मैं मानता हूं इसको x और y, मान लो पहला ही यूनिट x मानता हूं, दूसरी यूनिट y मानता हूं, तो इसको एक्चुअली में कैसे लिखूंगा मैं कैलकुलेट करते टाइम, क्या मैं 10x प्लस y लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताओ 10x प्लस y लिखूंगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये आपको बात समझनी, ये बड़ा एनटीपीसी का पेपर में किसी पेपर में चले जाना, कहीं न कहीं पे यूज जरूर आएगा, चाहे दूसरा कोई रेलवे का एग्जाम हो, जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ये चीज़ जरूर काम में आएगी। तो ये मैंने आप लोगों को इन सिंपल संख्याओं से समझा दी है, डायरेक्ट बता दो तो आपको समझ में नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, 10x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई 4, इसको यहीं पे सोल्व कर लो, ऐसा करो, ठीक है, इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, 2 इक्वेशन बनाने का चक्कर ही नहीं रखते। तो यहाँ से ये 4x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ठीक है, 4x माइनस हो जाएगा, ये y इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 3y बन जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2x हो गया। तो यहाँ पे सिंपल यही कर लो, डायरेक्ट कर लो। फिर यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, ठीक है, तो 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 7x प्लस वाई। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है इसके अंदर, चलो देखते हैं, थोड़ा इसका ये कम कर लेता हूँ मैं, हाँ चलो अब ठीक है। तो यहाँ पे 2x y की वैल्यू रख दो 2x, तो y की वैल्यू अगर मैं 2x रखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, तो ये 12x हो गया, 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। तो ये 7x को इधर लेके आऊँगा मैं, ठीक है, हाँ इधर भी 7y की जगह वो कर दो, y की जगह 2x रख दो, तो 14y हो जाएगा, 14x हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा, तो 12x को उधर जाके माइनस कर दो, 12x माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा।
तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल होगा इससे 6 आ जाएगी। तो एक्स वाई कितना हो गया है 36 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, मतलब एग्जाम के अंदर बस सिंपल सा ये मल्टीप्लाई आता है, तो अब आप सोचोगे सर एग्जामिनर ये क्यों पूछता है, थोड़ा सा जल्दी कैसे करेंगे, आपको बस ये सोचना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, बाकी कुछ और नहीं सोचना है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट सभी के क्या है, सेम टू सेम है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि दूसरी यूनिट डिजिट है ना, वो सारी की सारी क्या है, अलग है। तो 2 यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना था 3.26 को 7.2 से। तो आप लोगों को बस एक बार समझना कि भाई जब बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे करते थे। 326 को एक तरीके से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ एक बार के लिए, 72 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग क्या करते थे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहली डिजिट तक ये रहता था। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4 आ गया, 1 ये 5 आ गया। तो 2 डिजिट तक इतना ही तो काम होता था आपका, इसके आगे तो दूसरे डिजिट काम में नहीं आने। यहाँ अपन लोग ऐसे क्रॉस करते थे। फिर 7 6 का 42 होगा, तो उसकी लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 आएगी। तो 2 डिजिट होगी 2 और 7, लेकिन इतना बड़ा थोड़ी करेंगे हम लोग एग्जाम में। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका ये वाला ऑप्शन आप लोगों के हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतना बड़ा कुछ ये थोड़ी करेंगे। अब इसका डायरेक्ट आप लोग दिमाग में रखो, जब मैंने ऐसे बता दिया तो अब इसको डायरेक्ट दिमाग में रख सकते हो कि पहली यूनिट आएगी 2 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, एक इसके ऊपर कहाँ चला जाएगा, पावर में उसमें चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको देखना है 7 6 का 42। ठीक है, 42 का यहाँ पे 2 लिखना है, तो यहाँ पे 2 और 7 सीधा ये 2 यूनिट आएंगी और आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से डिजिट मेथड से करना है। और ये मैं आप लोगों को जब भी हमारी क्लासेस होंगी, बोर्ड मास वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम पे इसको मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज में आएगा। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, जैसे हम उस संख्या को मान लेते हैं एक्स वाई मानेंगे, तो उस संख्या को कैसे लिखेंगे हम लोग, 10x + y लिखेंगे। ठीक है, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है, ठीक है, अंकों का योग 13 है, तो x + y कितना दिया हुआ है मुझे, 13 दिया हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि यदि उन संख्या के आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। ठीक है, अब देखो ये पहले संख्या थी 10x + y। ठीक है, अब संख्या जो, इसको थोड़ा से आगे लिखते हैं, पहले संख्या थी 10x + y, क्योंकि x y माना मैंने। अब संख्या क्या हो गई, आपस में अक्षर बदल गए, यूनिट्स बदल गई। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इससे क्या हुआ कि तो संख्या 27 से घटती है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये इधर आएगा, 10x + y और -10y + x, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x और y के अंदर हमें एक रिलेशन और मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये 10x हो गया, इसमें से x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x हो जाएगा। ये y -10y -9y इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से 9 को कॉमन लेके माइनस कर दोगे तो x - y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सोल्व कर दो, दोनों को जोड़ोगे तो 2x = 16, x = 8। x 8 आया है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर से देख लो, y की वैल्यू 5 आ जाएगी ना। किसी भी एक इक्वेशन में या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो आपकी संख्या क्या हो गई, 85 हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है सीखने लायक, मतलब कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शंस का सम करना है, फ्रैक्शंस का सम करना है, डिवाइड करना है। अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ये बात है। तो हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ भी 5 और 9 है, यहाँ भी 5 और 9 है, तो दो जो इनका एलसीएम आएगा सेम आएगा 45, तो वो तो डायरेक्ट कटना ही कटना है एंड में, क्योंकि डिवाइड होगा। तो ऊपर वाले का सीधा सम लिखना है आप लोगों को, तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 9 दूनी 18, 5 25, कितना आ गया है 28/4।
43 ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, तो बस आपको ये डायरेक्ट लिखना है। आपको इसके अगर कैलकुलेट करो, कई लोग तो मतलब डायरेक्ट देख के आंसर टिक करना है, सीधा पता है ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, तो ऊपर तो 28 आएगा, तो दोनों ऑप्शन तो ये तो वैसे कैंसिल हो गए। नीचे क्या आएगा आपको यहाँ पे पता है, यहाँ 18 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, 43 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो बाकी चीज़ों में हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। बस थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एवरेज के अंदर सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज स्पीड निकालने का। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा था। अब फॉर्मूला वगैरह से हमें बिल्कुल नहीं करना है। एवरेज स्पीड का आप लोग एक ही चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को, एवरेज जो स्पीड है ना, एवरेज स्पीड किसी भी चीज की, तो जितनी भी स्पीड वगैरह आप लोग जिस भी स्पीड से आप लोग जा रहे हो ना, उसके द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई उस डिस्टेंस को तय करने में जितनी स्पीड से जितने टाइम तक चल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, उस स्पीड को तय करने में जितना टोटल टाइम लगाना उससे आप लोगों को डिवाइड करना है। टोटल टाइम से आपको डिवाइड करना है। तो सिंपली हम लोग इसके अंदर भी एवरेज स्पीड पूछी है, तो बस बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, एक तो बहाव की दिशा होती है, ऐसे पानी चल रहा होता है, तो पानी की भी खुद की कुछ न कुछ एक स्पीड होती है। जैसे यहाँ पे बोट की कुछ न एक स्पीड होगी। ठीक है, तो मान लो पानी की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड को मैं मान लेता हूँ, स्पीड को एस मान लेता हूँ, तो स्ट्रीम है ये पानी है तो इसकी स्पीड को एस मान लिया, और इसके ऊपर अगर कोई बोट चल रही है तो इसकी स्पीड को क्या मान लिया, एस भी मान लिया। अब जब बोट पानी के प्रवाह की दिशा में जाएगी तो इसकी ओवरऑल स्पीड क्या बन जाएगी, जिससे ये चलेगी, एस बी प्लस एस बन जाएगी, क्योंकि इसको पानी का थोड़ा सा क्या मिलेगा, सहारा मिलेगा चलने के अंदर। और जब हम लोग पानी की दिशा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये वाली स्पीड से क्या हो जाएगी, नाव की स्पीड कम हो जाएगी, तो एस बी माइनस एस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सेम टू सेम चीज हमें करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है एक नाव धारा के विरुद्ध मतलब अपोजिट साइड में, यानी कि अप स्ट्रीम के अंदर विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है, और धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम के अंदर शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है, यदि स्थिर पानी में यानी कि स्टिल वाटर के अंदर नाव की गति यानी नाव की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति बताइए। चलो, अब देखो टोटल जो डिस्टेंस हमारी तय की गई है, मान लेते हैं कि शहर एक्स से वाई के बीच की डिस्टेंस डी है, तो जाते टाइम भी डी जाएगा, आते टाइम भी डी जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस तो 2d है। अब जाते टाइम जो समय लिया उसने वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है जाते टाइम धारा के विरुद्ध दिशा में जा रहा है, तो दोनों स्पीड में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। भाई बोट जा रही है, उसको 10 किलोमीटर प्रति आवर से अपोज कर रहा है जो वाटर है वो, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, प्लस ये तो जाने का टाइम हो गया। अब आने का टाइम क्या होगा, आते टाइम वो धारा की दिशा के अंदर आएगा, सेम डायरेक्शन के अंदर आएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 + 10 50 हो जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया। अब यहाँ डी से डी तो कट जाएगा, ऊपर नीचे लो, ये कट गया, लो 1 1 आएगा यहाँ पे तो। ठीक है, अब सिंपली देखो यहाँ पे मैं 150 क्या मानूंगा, एलसीएम मान लूंगा 150, तो 2 तो ऊपर है ही, नीचे आप लोगों को एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ 150 मैंने एलसीएम मान लिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 + 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 150 है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये यहाँ पे कटेगा तो 37.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया करो, बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें याद रखेंगे माइंड उतना ही ज़्यादा हम लोगों को मतलब उतना ज़्यादा यूज में आएगा। तो याद रखने के लिए जेके बहुत है, जनरल साइंस बहुत पढ़ी है, पॉलिटी याद करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, तो मैथ्स में जितना हो सके उतना कम आप लोगों को याद करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, मैंने एनालाइज किया, मतलब मैंने 2-3 पेपर देख लिए, हर दूसरे तीसरे पेपर के अंदर ये 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इन क्वेश्चन को वैसे तो इसमें सीखने लायक है नहीं कुछ, ठीक है, क्या सीखेंगे, ऑप्शन से ट्राई करना है, सभी को पता होगा। तो इसमें 2 चीजें सीखने वाली बात है कि आप लोग एग्जामिनर के माइंड को ट्रैक करोगे, भाई वो एग्जामिनर आप लोगों के लिए कैसे सोचता है। जब एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाता होगा तो वो क्या चाहता है, वो ये थोड़ी चाहता है आपके गुणा भाग टेस्ट करूँ मैं, वो एक तो बोर्ड मास का रूल चेक करना चाहता है कि आपको बोर्ड मास आता है कि नहीं आता, जो कि हम लोग सीखेंगे जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे चीज़ों को।
दूसरा वो ये चेक करना पाते कि आप लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो जब आप मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं ना कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं, मुझे पता है, मुझे जनरल माइंड पता है कि स्टूडेंट का क्या रहेगा, वो ऑप्शन नंबर ए का साइन रखेगा, वो ट्राई करेगा, फिर ऑप्शन नंबर बी के साइन रखेगा, फिर ट्राई करेगा क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर सी के डी के रखेगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ए तो कभी बहुत कम चांसेस रहेंगे मैं आंसर दूंगा। तो थोड़ा सा उसको अगर हम लोग समझे ना, तो अगर ऑप्शन से भी चेक करना है तो ऑप्शन नंबर डी से चेक करो। एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन था और यही ऑप्शन थे, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जहां तक मैंने चेक किया था इसको, ठीक, जहां तक मुझे याद है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। नीचे से वो चाहता है कि आप ए बी सी के अंदर टाइम खराब करो आप, और आप करते हो, और वो ऑप्शन नंबर डी आंसर दे, क्योंकि उसे पता है ऑप्शन से चेक करोगे आप लोग, किसी और चेक करोगे। अब मैं ये नहीं बोलता कि ऐसे तुक्के मार के डी लगा दो या कुछ भी लगा दो, चेक हमें करना है, कंफर्म हमें करना है कि आंसर कौन सा होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना है। देखो इधर 41 आ रहा है, तो आप थोड़ा सा तो इस बात पे तो एश्योर हो जाओगे यार, 84 और 12 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर आगे माइनस माइनस भी करूंगा ना तो भी 41 तो बन नहीं पाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया। जहां तक पॉसिबल होगा बड़ी संख्या के बीच में डिवाइड आएगा, तो सबसे पहले डिवाइड वाला ऑप्शन चेक करो। तो डिवाइड वाला ऑप्शन चेक किया, तो सबसे पहले 84 डिवाइड बाई 12, फिर ये मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6। अब मैंने यही ऑप्शन क्यों चॉइस किया, इसका मैंने रीजन दिया है। जो स्टूडेंट इस रीजन को समझेगा थोड़ा सा, उसके अंदर क्या होगा, वो थोड़ा सा जल्दी कर पाएगा इसको, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वरना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होगा, तो ये 7 बार चला जाएगा, 7 गुणा 5 गुणा प्लस 6, और ये कितना बन जाएगा 35, 35 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली क्रिटिकली सोचोगे थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है, तो उससे भी आसान है, कुछ नहीं करना है, एज्यूम करना है आप लोगों को कि प्लस का अर्थ है एक्स मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना करो, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। तो हमें क्या करना है 35, ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ माइनस की जगह डिवाइड लिख दो। ये जो प्लस है इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दो इसका मतलब, और ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस कर दिया, ये लो, ये 7 आ जाएगा, 5 7 35, ठीक है। तो 7 6 का 42, 42 में 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको करना है। इस टाइप का क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर, हम लोग इस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। अब ये ऐसी चीज़ों को ध्यान देने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन मतलब सीखने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना आप। एक तो ऐसा स्टूडेंट होगा जो जाते ही इसको कैलकुलेट करेगा, एक आप होंगे जो 500 क्वेश्चन ऐसे लगा के चले गया पहले ही घर से, ठीक है। तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आप उससे थोड़ा तो एडवांस रहोगे ना, टाइम में एडवांस रहो चाहे, ठीक है। तो वो आप लोगों को करना है। तो ये हमें यही देखना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क के उसमें चक्कर में पड़े रहते हैं, टाइम एंड वर्क के बड़े बड़े क्वेश्चन, सीआईएसआई के बड़े बड़े क्वेश्चन, हमें इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये भी उतना ही मार्क्स देगा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का भी उतना ही मार्क्स देगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन के बारे 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सिंपल सा एपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 8 का प्रथम गुणा 8 है, और 20वीं संख्या का भी 160 हो जाएगी। तो एपी का जो एवरेज होता है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हिंदी में अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसका क्या नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी आप लोगों को एपी का इसका जो एवरेज होता है सारे संख्याओं का सम का, वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, जब मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो 8 + 160 डिवाइड बाई 2, तो 168 डिवाइड बाई 2, तो आपको आ जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में मतलब आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में तो कौन गलती करेगा, लेकिन फिर भी करके आते हैं, बहुत लोग करके आते हैं। उसका मकसद ये है कि ये पॉइंटों के अंदर गलती करवाए, आप लोगों से दिया ही इसलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखो कैसे स्मार्टली, थोड़ा सा देखो, इसकी ऐसी प्रैक्टिस करो तो माइनर मिस्टेक से बचोगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखने में छोटे लगते हैं, कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और हम लोग मार्क्स गंवा देते हैं, और वही 1-2 नंबर से फिर रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर डिवाइड लग रहा है इसका,
तो 0.2 0.2 से कटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट लगे हुए ना, तो अगर आप इसको 9 मानोगे, ये पॉइंट हटाना चाहोगे, अगर इसको 9 मानना है हम लोगों को, तो 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, पॉइंट यहाँ से पॉइंट इधर उधर जाके यहाँ पे खिसक गया। अब 9 का इसमें भाग दोगे तो 9 बार जाएगा 81 में, ठीक है। अब 81 9 बार जाएगा, तो अब जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं ना, उसके कितनी संख्या इधर पॉइंट है, 1 2 3 संख्या पॉइंट इधर, 0 0 यहाँ पॉइंट लगेगा। देख लो कौन सा आंसर है, ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो इसे टिक करके आ सकते हैं। अब इसके अंदर जल्दबाजी में माइनर मिस्टेक्स कर देते, कोई कुछ करेगा, कोई ये कर देगा, कोई ये कर देगा, कोई कुछ भी कर देगा, तो माइनर मिस्टेक्स होती है, इससे आप लोग डिनाई मत करो। इसलिए एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ो और पहले देखो कि सबसे पहले एग्जाम को समझो कि एक पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, हम लोगों से पूछना क्या चाह रहे हैं। जब एज का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें लैंग्वेज के हिसाब से चलना है उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, तो जो फादर है ना वो सन से कितना बड़ा है, 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद पहले तो ये बताओ फादर की आयु कितनी हो जाएगी, फादर प्लस 3 हो जाएगी, और सन की आयु सन प्लस 3 हो जाएगी। अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो फादर की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। किसकी पूछी है, पिता की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है। तो सन की वैल्यू रख दो यहाँ पे, सन इज इक्वल टू क्या होगा, f माइनस 26। तो सन की जगह ये रख दो, ये सन था ना, इसकी जगह f माइनस 26 प्लस 3 कितना बनेगा ओवरऑल, f माइनस 23 बनेगा, f माइनस 23। इसको सोल्व कर लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ f प्लस 3f माइनस 69, ठीक है। इस f को उधर लेके जाऊंगा तो कितना बनेगा, 2f बनेगा। इसको इधर लेके आऊंगा 69 को, तो कितना बनेगा, 72 बनेगा। तो f इज इक्वल टू क्या बनेगा, 36 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। देखो एक ही पेपर के दोनों क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे नहीं कि अलग अलग जगह से लिए, एक ही पेपर के, एकदम से एग्जाम में जो एग्जाम में आया वही करा रहा हूँ मैं। अब ये कौन से दिन का पेपर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एग्जाम में आया वही पेपर है ये आपके सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें 133 चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले कौन से ऑप्शन से ट्राई करोगे, डी ऑप्शन से ट्राई करो, ठीक है। डी ऑप्शन से ट्राई करो और उल्टा ऑप्शन से ट्राई करना है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें संख्या ऐसी है कि मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसके अंदर डायरेक्ट वैसे कुछ आइडिया नहीं लगेगा, कोई संख्या थोड़ी बड़ी है तो और 25 5 125 होता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो इन दोनों में आप लोग कुछ भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन से आप लोगों को चेक करना स्टार्ट करना है नीचे से, और इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। देखो ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे एक एग्जाम में, 2 वैसे क्वेश्चन आ गए, एक वो मल्टीप्लाई आ गया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस पे ही 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट स्टैटिक्स। अब बोल दो आप लोग मीड मोड मीडियन, ये सारा आप लोगों का मीन मोड मीडियन ये सारी चीज़ें पूछता है, माध्यिका माध्य, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनमें जो सबसे बीच का नंबर होता है ना उसको माध्यिका बोलते हैं। जैसे इसको सीक्वेंस में लिखो आप लोग, 11 सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद में 2 नंबर पे इसके आगे कौन आएगा, 23 आएगा, फिर क्या आएगा 25 आएगा, फिर क्या आएगा 26 आएगा। सीक्वेंस में लिख दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। 11 आ गया, 23 आ गया, 25 आ गया, 25 के बाद में 26 आ गया, 26 के बाद में 29 आएगा, 29 के बाद में 31 और 39, 31 और 39, ठीक है। तो इसमें बीच का संख्या कौन सा है, एकदम से बीच की संख्या 26 है, तो 26 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये निकला, ये सब हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन एक आपको आइडिया दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये रेशियो में से क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन पूछा है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो 40 डेज में करेंगे। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे काम करने की दर का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया काम को एफिशिएंसी बोलते हैं हम लोग। तो एक दिन में ए 8 काम करेगा और बी 5 काम करेगा, तो मुझे बताओ टोटल काम कितना हो जाएगा,
अब ये देखो ए एक दिन में 8 काम करेगा, बी 5 दिन में करेगा, दोनों मिलके जब काम कर रहे होंगे तो एक दिन में 13 काम करेंगे और 40 दिन में कंप्लीट काम कर देंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी 13 होगी और डेज 40 हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब इतना टोटल वर्क ये काम करना है, अब किसको अकेले को करना है, ए को करना है। टोटल काम इतना है और ए एक दिन में 8 काम करता है, तो इतने काम कितने दिन में करेगा, 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 पंजे 40। कोई भी इधर उधर के कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस बेसिक चीजें हैं। 65 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, और इनकी छोटी छोटी जो चीजें होंगी वो हम लोग सीखेंगे आगे कॉन्सेप्ट। चलो फिर भी देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, इसको दो तरीके से मैं बताता हूँ फटाफट। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो इसको एक डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ हमेशा, जब भी ये एमआरपी और डिस्काउंट, प्रॉफिट और डिस्काउंट जब एक साथ लगता है तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप लोग एमआरपी और सीपी में डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो, और उसका फॉर्मूला ज्यादा दिमाग में लगाना, इसको याद कर लो बस, इससे ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब एमआरपी में क्या होता है, अब आप एमआरपी में से क्या माइनस करते हो, डिस्काउंट हमेशा क्या करते हो, माइनस करते हो। तो यहाँ क्या करना है, एमआरपी में प्रॉफिट प्लस करना है, प्रॉफिट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट। अब ये फॉर्मूला है, अब ये मत बोलना सर ये तो कॉन्सेप्ट चलेगी, ये फॉर्मूला वहीं से आता है। ठीक है, फॉर्मूला है, तो इससे आपको एमआरपी और सीपी में डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस पी यानी 120 हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% के डिस्काउंट दे रहे हो तो 90 हो जाएगा। तो रेशियो कितना निकल के आ गया, 4:3 निकल के आ गया। 3 से काट देना, तो एमआरपी के अंदर और सीपी के अंदर कितना रेशियो निकल के आ गया, 4:3 निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपए है। तो अंकित मूल्य 4 नहीं होगी, 160 है, तो कितने से मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई। तो क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया, तो सीपी ये भी 3 में 40 से मल्टीप्लाई, तो 120 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, फटाफट कंप्लीट करते हैं हम लोग चीज़ों को। पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलता है। पी की औसत गति याद करो। एवरेज स्पीड के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, तो पहले 1 घंटे में कितना स्पीड से, कितना किलोमीटर चलेगा, 50 किलोमीटर चलेगा। अगले 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, यानी कि कितना चलेगा, 140 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि 2 घंटे तक चल रहा है तो 140 हो गया। थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे अब। ठीक है, टोटल टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है, 1 घंटे वहाँ 2 घंटे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 190/3, 3 6 का 18, 3 3 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है 90 मैच का क्रय मूल्य 60 मैच के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो आपको सिंपल बोल रहा है 90 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है, वो है आप लोगों का 60 एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी के अंदर क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, अगर 2 रुपये में खरीद के लाया तो 3 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ भाई, 1 रुपये का फायदा हुआ। किस पे, इस 2 रुपये पे। तो 1/2 गुणा 100 यानी कि 50% का आपका फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई लेवल देख लो, फिर आगे जाके समझ लेंगे जब भी हमें समझना होगा। 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा। देखो सारी संख्याओं में कोई भी ऐसा गुणज नहीं है जो इनमें सेम होगी, जो सेम से गुणा होता हो। जैसे यहाँ पे 3 और 7 का गुणा है, यहाँ पे 2 और 11 गुणा है, 19 और 13 प्राइम नंबर है। तो जब ऐसी कोई संख्या होता है जिसमें कोई कॉमन मल्टीप्लाई नहीं हो, जैसे यहाँ पे 13 है, 13 का 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, 19 होता है। यहाँ 21 में किस किस का भाग जा सकता है, 3 का जा सकता है, 7 का जा सकता है, कोई कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 का जा सकता है, 11 से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो सबका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा ऐसी कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन कब क्या बनती है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस टाइम पे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको इसका एलसीएम क्या करना पड़ेगा, 19 21 मल्टीप्लाई हुई 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई की भी शॉर्ट ट्रिक होती है, हम इस 22 को क्या करेंगे, 2 गुणा 11 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इसको थोड़ा जल्दी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो वो जो टेक्निक है मैं किसी और क्लास के अंदर आप लोगों को जब मल्टीप्लाई सिखाऊंगा अच्छे से करना, उस टाइम पे बता दूंगा। अभी थोड़ा समय की व्यस्तता है, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा बस कैसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। यदि 3 संख्याएं 4:5:7 में है और उनका योगफल 320 है,
इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिएगा। जब भी आप रेशियो निकालते हो ना, तो आप लोग कैसे निकालते थे मुझे नहीं पता। रेशियो का टोटल यहाँ पे कितना है, 5 7 12 और 4 16 है, ठीक है। अब ये रेशियो का टोटल रेशियो के हिसाब से तो 16 है, लेकिन रियलिटी में कितना है 320। तो इसको कंपेयर करो, 16 को 320 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल। तो रेशियो के हिसाब से इन दोनों का योगफल कितना है, 11 है। सबसे छोटी ये हो गई, सबसे बड़ी ये हो गई, 11 है। और वैसे कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई एक्चुअल में संख्या निकालने के लिए 220। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है हम लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक डीआई का क्वेश्चन आया था, टेबल डीआई थी इसके अंदर। डीआई में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को इस तरीके से डाटा दिया होता है। इस डाटा के अंदर जैसे ये एक तिमाही, सबसे पहले तो डाटा एनालिसिस करना होता है डीआई के अंदर। तो हमने देखा क्या दिया निर्देश, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। तो तिमाही में मतलब, तिमाही का मतलब कि हर 3 महीने में कितना, फर्स्ट 3 महीने में कितना हुआ किसी साल के, अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में, ऐसे किस तरीके से हुआ। जैसे 3 साल का दिया हुआ है, 12 13 14 15, 13 14 और 14 15। तो 3 सालों का आप लोगों का डाटा दिया हुआ है, इस तरीके से बिक्री लाखों के अंदर दी हुई है। तो अब इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक सेकंड रुकिएगा, दोनों चीजें एक साथ दिख नहीं रही होंगी, इधर आ जाता हूं मैं। हाँ अभी दिख रहा होगा। वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 14-15 कौन सा, ये वाला है। तो इन सबको जोड़ना है आपको आपस में, और कुछ नहीं करना है। तो इसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको प्लस कर दीजिएगा। देखो 160 तो वैसे आ जाएगा, पता चल रहा है सब में 40 है। 8 5 13 और 4 17 देगा 18, 18 दो जो 160 के अंदर, ये लो 178 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो 13-14 निकालो, कहाँ है, ये रहा। इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जब भी ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालो ना आप लोग, तो इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटी संख्या है, वैसे बड़ी संख्या तो भी जरूरत नहीं है। 30 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 30 से बड़ी संख्या है सारी की सारी। आगे वाली जोड़ लो, 6 और 2 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 में किसका भाग दे दो, 4 का भाग जाएगा ना, तो 5, तो 5 तो 35 आ गया आंसर। ये लो सीधा, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो 30 से बड़ी है सारी सारी, 30 तो एवरेज आएगा ही आएगा। 30 सबसे मान लिया, और जो ज्यादा संख्या है ना उनको जोड़ के 5 4 का भाग दे दिया उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 12-13 से फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास प्रतिशत दर कितना है, ठीक है। अब आपको 12-13 के सारे टोटल जोड़ने हैं और 13-14 के टोटल जोड़ने हैं, और उसके बाद में आप लोगों को इंक्रीज निकालना है। तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था ये। चलो ये अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बच गए हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।